हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्णा कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 250 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी, यूपीपी या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 15 व भाग 17 में क्रमशः किसका वर्णन है? भाग 15 और भाग 17 में किसका वर्णन है? तो भाग 15 में निर्वाचन और भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया। किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया। ठीक है, भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द। प्रस्तावना में एक जानकारी और रखते हैं कि अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन है? 42वां संवैधानिक संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? उत्तर देखते हैं इसका, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान जो होता है, राष्ट्रपति, वो हमारे यहाँ निर्वाचित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू ही होती है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका। कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका। ठीक है, के.एम. मुंशी ने इसे क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री। क्या कहा था? इसको भी याद रखेंगे। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। अगर पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली। किस प्रकार की? संसदात्मक शासन प्रणाली। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किस आर्टिकल में है? 75(3), अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत लोकसभा सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। इसको और क्या कहा जाता है? इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो यूएसए में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी वियर। कथन पूछा जाता है तो किसने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी वियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाव क्रिस्टेसस। क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को बताने का मेरा यही मकसद था कि आपको वैज्ञानिक नाम याद कराया जाए। ठीक है, पाव क्रिस्टेसस। पाव क्रिस्टेसस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। किसे है? संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। कितने बनाए? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974। और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन। कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना दिसंबर 1953। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नियत करने के लिए सक्षम कौन है नागरिकता के अर्जन हेतु? संसद। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14, क्योंकि ये जो है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 14 में उपबद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समता का अधिकार किन अनुच्छेदों के बीच है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 का किससे संबंध है? अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूलभूत संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूलभूत संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत। ठीक है, 20(3) के अंतर्गत। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति सिद्धांतों का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह कहाँ पे है? राज्य के नीति सिद्धांतों का एक अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43(a). अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा? तो किसका कथन है कि राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? के.टी. शाह ने। किसने कहा था? के.टी. शाह ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। कैसे? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे किसको सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। मतलब कि वो राज्य विधानमंडल में किसका सदस्य हो? विधान परिषद का सदस्य हो। उच्च सदन मतलब विधान परिषद, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा और विधानसभा को। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अगला और अंतिम प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का ये आखिरी प्रश्न था। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।